हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो चैप्टर हम स्टार्ट भी कर चुके हैं और काफी सारे टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ भी लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। काफी दिन बाद हम यहाँ पे चैप्टर को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे प्रीवियस टॉपिक हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे का जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जो चीजें समझी हैं वो क्या क्या समझी है। देखो, रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमने कहा 3 फेजेस में कंप्लीट होता है रिप्रोडक्शन। कौन कौन से फेजेस वो पढ़े थे? आपका जो अभी तक चल रहा है वो है प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में आपने क्या क्या पढ़ा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है और आपने गैमीट फॉर्मेशन को यहाँ पे पढ़ा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा है, और सेम गैमीट फॉर्मेशन में आपने गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फॉर्मेशन को यहाँ पे पढ़ा है। ये इतनी जो चीजें हैं वो हमने डिस्कस कर ली है। फिर होता है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ठीक है। और इसमें हम इसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन को हम पढ़ते हैं। तो दूसरा जो फेज हमारे पास आता है वो फर्टिलाइजेशन फेज आता है। लास्ट जो आता है यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, 3 फेजेस हमारे पास आते हैं। हम अभी तक इस फेज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने समझा क्या क्या टॉपिक हमारे पास आएंगे। गैमेटोजेनेसिस, मेल एंड फीमेल दोनों की बात करेंगे। इंसेमिनेशन क्या होता है यहाँ पे? ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ठीक है, उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। प्लांट्स में हम क्या कह रहे थे? उसको पॉलिनेशन कह रहे थे। एनिमल्स या ह्यूमन में हम क्या कह रहे हैं? इंसेमिनेशन कह रहे हैं। देन फर्टिलाइजेशन आएगा और उसके बाद आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारे पास कुछ पार्ट्स आते हैं। टेस्टिस है, एक्सेसरी डक्ट है, ग्लैंड्स है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यहाँ पर आता है। तो जब हमने यहाँ पर बात की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो हमने स्टार्ट किया है स्क्रोटम से। हमने कहा स्क्रोटम क्या होता है? बैग लाइक पाउच होता है जिसमें क्या होते हैं यहाँ पे टेस्टिस पाई जाती हैं, ठीक है। ये पूरा ये जो भाग है स्क्रोटम है, इसमें कुछ मसल्स है जैसे डार्टोस है, जैसे क्रेमास्टर है। ये क्या होती है? जो साइज उसको मेंटेन करती है। तो इसके अंदर होते हैं यहाँ पर टेस्टिस। टेस्टिस में पाए जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमने कहा 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। यहीं पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। चलो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कहा, तो ये भाग जो है वो स्क्रोटम है आउटसाइड द एब्डोमेन, ठीक है। ये स्क्रोटम है। ये यहाँ पे टेस्टिस आती है। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल आते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डक्ट सिस्टम है वो बता रखा है, जैसे कि ट्यूबुलाई रेक्टाई है, फिर रेटे टेस्टिस है, फिर वास एफ्रेंशिया है, फिर एपिडिडाइमिस है यहाँ पे, एंड देन हमारे पास आता है यहाँ पे वास डिफरेंस आता है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे जो डक्ट सिस्टम है जो कंडक्शन का काम करेंगे, ठीक है, वो आते हैं। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है? 2 यहाँ पे यूरेटर होते हैं। अब हम डक्ट में इजैकुलेटरी डक्ट भी यहाँ पर आती है। अगर ग्लैंड्स की बात करें तो आपने कहा हम सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पर आते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पर आती है, ठीक है। क्लियर इतना? तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारे पास होती हैं, कौन कौन से डक्ट हमारे पास यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर है। अब यहाँ पर हमने कहा गैमीट फॉर्मेशन को जब हम समझते हैं तो उसमें हार्मोनल कंट्रोल हम देखते हैं। ये हार्मोन्स होते हैं कुछ, एक बार देखो जरा लाइन डायग्राम को। चलो, तो हार्मोनल कंट्रोल में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था ग्लैंड है हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में होती है, वो यहाँ पे जीएनआरएच रिलीज करेगी। जीएनआरएच को हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये जाता है पिट्यूटरी के पास और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी 2 टाइप के जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, एलएच और एफएसएच। एलएच का नाम आईसीएसएच भी है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको हम कहते हैं, या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। एफएसएच को फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक की बात हो गई है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आपने पढ़ लिया है। आगे बढ़ो। ये वही चीज है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ये डायग्राम।
ये यहाँ पे और टेस्टिकल्स यानी टेस्टिस को दिखा रखा है, और ये यहाँ पर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसका टीएस यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की बात चल रही है। तो ये गैमेटोजेनेसिस है जिसमें हमने कहा है कि कैसे मेल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और ये लाइनर डायग्राम है जो कि हमने डिस्कस किया है। इसके बाद गैमेट फॉर्मेशन हो गया है मेल में, हार्मोनल कंट्रोल पे हमने पढ़ लिया है। मेल गैमेट का स्ट्रक्चर जो है मैंने पहले भी आपको बोला है कि पूछा जाता है, इसीलिए अच्छे से समझना है और डायग्राम बनाना भी है, कौन कौन से पार्ट कहाँ होते हैं। पूछा जाता है कि एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, ये बोला जाता है कि जो न्यूक्लियस है वो किस भाग में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका क्या काम होता है, टेल में जो मोशन आती है वो क्यों किसकी वजह से आती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें हमने कहा ओवरीज होते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी ऑर्गन जैसे डक्ट सिस्टम यहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब है, यूरेटर है यहाँ पे, और बर्थ कैनाल है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और मैमरी ग्लैंड है। सबसे पहले ओवरी के बारे में हमने बात की। ओवरी जो है ये भाग हमारे पास होता है आउटरमोस्ट लेयर को एपिथेलियम की बनी होती है। जो जो अंदर वाला पार्ट होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। मिड वाले पोर्शन को इनर मेड्यूला यहाँ पर कहते हैं और बाहर वाले को यहाँ पे पेरिफेरल कॉर्टेक्स यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब के बारे में बता रहे हैं, तीन पार्ट्स होते हैं यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के। कौन कौन से होते हैं? इनफंडिबुलम है, फिमरी है, एम्प्यूला है यहाँ पे, ठीक है, और एस्थमस है। तो आपने कहा जो एस्थमस है, एम्प्यूला है और इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम पे लगी होती हैं फिमरी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर होती हैं। यूट्रस है और बर्थ कैनाल हमने देखा है। तो यहाँ पर डायग्राम देखो, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसको बोल रहे ये वाला भाग एस्थमस है, जो ट्यूब जैसा है फूला हुआ भाग एम्प्यूला है। फिर ये एंड वाला पार्ट जो है वो इनफंडिबुलम है, इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो फिमरी होती है। ये यहाँ पे बर्थ कैनाल आता है और ये क्या है, वन पेयर ऑफ ओवरी है। एक पेयर ओवरी होती है और एक पेयर हमारे पास फैलोपियन ट्यूब आती है। इसके अलावा आपने कहा ये जो होता है ये यूट्रस है, यूट्रस की तीन लेयर होती है, तीन वॉल होती है। और जो यहाँ पे आउटर मोस्ट होती है पेरीमीट्रियम, ये वाली आउटर मोस्ट, बीच वाली जो है वो मायोमीट्रियम होती है, सबसे अंदर वाली है एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम के बारे में भी हमने बात की है जब हम मेंस्ट्रुएशन को पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं, ये सारा आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बता रखा है। क्या होती है oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट हमें यहाँ पे बता रखा है। तो देखो देखो फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात चल रही है। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है ओवरी में। तो बोला गया है यहाँ पे कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब फीमेल अपनी मदर के वूम में होती है, तो उसकी ओवरीज में जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है कि कुछ सेल्स होती हैं यहाँ पे, जर्म सेल्स, जैसे कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया थी मेल में, वैसे ही फीमेल में oogonia होते हैं। ठीक है, ये जो oogonia है ये 2n होंगे, डिप्लॉयड होंगे। इनमें यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होती है और बहुत सारे क्या बन जाते हैं यहाँ पे, सेल्स बन जाती हैं। oogonia में जब माइटोसिस होती है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्राइमरी oocyte नाम देते हैं। क्या बोला, जब यहाँ पर oogonia में माइटोसिस, ध्यान रखो माइटोसिस हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही। माइटोसिस में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। मियोसिस होती तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होते, जस्ट हाफ हो जाते। तो माइटोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, 2n सेल थी तो 2n ही सारी रहेंगी। और अब हम oogonia को क्या कह रहे हैं, प्राइमरी oocyte कह रहे हैं। अब माइटोसिस यहाँ पे क्या होता है, जब प्राइमरी oocyte होता है, अब यहाँ पर मियोसिस जस्ट स्टार्ट होने वाली थी बट स्टॉप हो जाती है। मियोसिस शुरू ही होने वाली थी लेकिन स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों ओर क्या होती है, जो कॉर्टेक्स की सेल है, ये कॉर्टेक्स है, ये वाला रीजन कॉर्टेक्स है, नहीं यहाँ पूरी सेल भरी होंगी। ये सेल क्या करती है, इसको यहाँ पे कवर कर लेती है। इन सेल्स को ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं। और अब प्राइमरी oocyte और ग्रेन्युलोसा सेल्स को हम प्राइमरी फॉलिकल कह रहे थे। इसी से गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कहाँ हो जाता है, जब फीमेल अपनी मदर के वूम में रहती है, अपनी माता के गर्भ में रहती है, प्राइमरी फॉलिकल्स वहीं पे बन जाते हैं। प्राइमरी oocyte में मियोसिस जस्ट शुरू ही हुई थी, प्रोफेज ही हुआ था यहाँ पे, लेकिन ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अब पार्चुलेशन का टाइम आ गया है। अब जब पार्चुलेशन होगा, जब यहाँ पे डिलीवरी होती है और जो फीमेल है उसका जन्म होता है, और तो यहाँ पर अब क्या होगा, कोई नई फॉलिकल नहीं बनेगी, कोई भी नई प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनेगी, बल्कि जन्म से लेकर के जो फॉलिकल्स होती है वो डीजनरेट होने लगती है, बहुत सारी फॉलिकल्स डीजनरेट होने लगती है। एट लास्ट जो ओवरी में फॉलिकल्स का नंबर रह जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स का, वो 60 से 80 हजार फॉलिकल्स रह जाती हैं पर ओवरी। एक ओवरी में जो फॉलिकल्स का नंबर होगा वो 60 से 80 हजार होगा।
इन्हीं से आगे जाकर के गैमीट बनेंगे। यहाँ पे ये हमने पढ़ा था। अच्छा देखो, हम जल्दी में यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से और बहुत टाइम ले करके हमने यहाँ पर समझा था। ठीक है, प्रॉपर हमने टॉपिक को डिस्कस किया था, एक एक करके डायग्राम बना करके हमने डिस्कस किया था। तो देखो, रिवीजन का मतलब यही होता है कि आपको जल्दी से, आपके पास नोट्स रहते हैं और आप जल्दी से उनको यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो हमने ये समझा है कि फीमेल में जो गैमेट फॉर्मेशन है वो मदर के वूम में शुरू हो जा रहा था, फिर जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर के और जो प्यूबर्टी तक यानी कि किशोर अवस्था तक या एडोलसेंस तक जो आप कहेंगे, जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक ये जो फॉलिकल्स हैं, नई फॉलिकल्स ऐड नहीं होती हैं, गैमेट जो बन रहा है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, फॉलिकल्स डिजेनरेट होती हैं। फाइनली जब प्यूबर्टी हिट करती है या जब किशोर अवस्था आती है तब क्या होगा, देखो यहाँ तक की बात हो गई है, प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पे रह जाती हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे प्यूबर्टी हिट करती है तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनी हुई थी, इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जैसे जैसे कि इसमें देखो ग्रेन्युलोसा लेयर की बहुत सारी लेयर बन गई है और एक और बाहर की लेयर आ गई है। तो ये तो है प्राइमरी साइड, ये क्या है, मल्टी ग्रेन्युलोसा लेयर आ गई है यहाँ पे, और एक और लेयर बाहर आई है जिसको हम थीका कह रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। ध्यान रखो, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस पूछा जाएगा। तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, अच्छा सिमिलैरिटी क्या, पहले तो दोनों में ही प्राइमरी oocyte है, oocyte प्राइमरी ही होगा। अभी डिफरेंस क्या है, प्राइमरी में सिर्फ एक ही ग्रेन्युलोसा लेयर है और सेकेंडरी में यहाँ पे क्या है, मल्टी ग्रेन्युलोसा लेयर आ जाती है, इसके अलावा थीका की एक लेयर आ जाती है। अब देखो, जो मियोसिस स्टॉप हुई थी, जब पार्चुलेशन का टाइम आने वाला था तो मियोसिस जस्ट शुरू हुई थी और वहां पे स्टॉप हो गई थी। अब ये मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है और इससे क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte है उसमें डिवीजन होगा, क्योंकि मियोसिस है तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होगी, यानी कि 2n सेल से डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनेंगे। इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है और दूसरी सेल फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। तो गैमीट जो है वो सेकेंडरी oocyte से बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी से नहीं बनता है, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत छोटी सेल है, ये एक हेल्दी सेल है। इसके अलावा और भी चेंजेस यहाँ पर आते हैं, जैसे जैसे कि आपने बोला ये तो है सेकेंडरी oocyte, ये मल्टी ग्रैन्युलोसा लेयर है। थीका लेयर जो है वो दो लेयर में बट जाती है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। एक और चेंज आता है जो कि यहाँ पे एंट्रम बनने लगता है, यहाँ पे एंट्रम बनने लगता है। इस स्ट्रक्चर को हमने टर्शरी फॉलिकल कहा है। अब टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड जो है वो यहाँ पर होती है, मियोसिस सेकेंड जो यहाँ पे शुरू होती है, जस्ट शुरू होती है, वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो अब टर्शरी फॉलिकल से क्या बनेगी, फाइनली ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे बनती है। तो मियोसिस सेकेंड के बाद हमने बोला कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि देखो कुछ सिमिलैरिटी तो ये कि ये सेकेंडरी oocyte है, ये वाला सेकेंडरी oocyte के बाहर एक नॉन सेल्युलर लेयर बन जाती है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा के बाहर एक ग्रेन्युलोसा लेयर रह जाती है, इस ग्रेन्युलोसा लेयर को आप कोरोना रेडियाटा कहते हैं हम। ठीक है, इसके बाहर ये वाली जो लेयर है, ये तो ग्रेन्युलोसा लेयर है जो आपको रेड में दिख रही है। थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना भी हमें दिख रहा है। ये जो कैविटी है एंट्रम, एंट्रम की कैविटी बहुत बड़ी हो गई है और ये जो एंट्रम की कैविटी है इसको हम क्या कह रहे हैं, फॉलिकुलर कैविटी भी कह रहे हैं। एंट्रम है ये, इसमें क्या होगा, लिक्विड भरा हुआ होगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल ही रैप्चर हो करके जब ओवम को रिलीज करता है विद जोना पैलिसिडा एंड कोरोना रेडियाटा, इसी को हम ओव्यूलेशन कह रहे हैं। ये हमने तब पढ़ा है जब हम यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन को पढ़ रहे थे। ग्राफियन फॉलिकल हमारे पास आ गया है। अब देखो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हमने सारा पढ़ा हुआ है, यहाँ पर आओ, ये हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन। अच्छा इधर देखो थोड़ा सा, हमने कहा दो चीजें होंगी जब ओव्यूलेशन होगा, जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो इसमें क्या होंगे, जोना पैलिसिडा कोरोना रेडियाटा की भी लेयर होगी। फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होता है वो आपको बताएंगे, तो मेंस्ट्रुएशन होगा। क्या होता है मेंस्ट्रुएशन, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये लाइन डायग्राम है जो हमने यहाँ पर देखा था। अब देखो ये जो ग्राफ है ये हमने देखा था, क्या क्या हो रहा है इस ग्राफ में। हमने कहा कि जैसे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन हो गया। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, पीरियोडिक सिक्रीशन होता है जिसमें ब्लड और टिश्यू और जो ओवम है वो बॉडी से रिलीज होता है। ये सिक्रीशन 3 दिन से लेकर के 7 दिन तक चल सकता है। ठीक है, वेरी करता है अलग अलग पर्सन में। अब हमें ये बता रखा है कि जो हार्मोन्स का लेवल है वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। यहाँ पे हार्मोन कौन कौन से हम पढ़ेंगे, हमने जो पढ़ लिए हैं, FSH है, LH है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सारे हमारे हार्मोन्स है।
हमें देखना है सारे हार्मोन का फॉलिकल्स पे और हमारी एंडोमेट्रियम पे क्या असर पड़ता है। एंडोमेट्रियम क्या है, हमारे यूट्रस की सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है। एंडोमेट्रियम क्या आती है कि प्रेगनेंसी के लिए जो है वो ग्रोथ होती है, एंडोमेट्रियम थिक होती रहती है, साथ साथ में ग्लाइकोजन भी सिक्रीट करेगी, क्योंकि ये जो यहाँ पे एम्ब्रियो आएगा उसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, किसी को मेंस्ट्रुएशन हुआ है उसका फर्स्ट डे है यहाँ पे, तो क्या चेंज होता है, उसमें एक नई फॉलिकल जो है उसमें ग्रोथ होने लगती है, फॉलिकल्स बड़ी होने लगती है। क्यों? क्योंकि एफएसएच का जो अमाउंट है वो बढ़ने लगता है, एलएच का भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे एफएसएच का ज्यादा होगा। तो देखो धीरे धीरे एफएसएच, जैसे जैसे एफएसएच बढ़ेगा वैसे वैसे फॉलिकल्स जो है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, एफएसएच का नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। स्टिमुलेट यानी कि ग्रोथ के लिए या वृद्धि के लिए स्टिमुलेट इसको करता है। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ा वैसे वैसे, जैसे जैसे एफएसएच बढ़ा वैसे वैसे फॉलिकल्स भी बड़ी होने लगती है। जैसे फॉलिकल्स की ग्रोथ होने लगती है, अब फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करने लगता है। ये देखो बहुत सारा एस्ट्रोजन ये रिलीज करेगा। जब ये एस्ट्रोजन रिलीज करने लगता है तो यहाँ पे देखो अभी एस्ट्रोजन का जो लेवल था वो सीधा एज ए स्ट्रेट था, अब एस्ट्रोजन का जो यहाँ पे लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर जाने का मतलब है सिक्रीशन हो रहा है। चलो, तो हमने क्या बोला, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का अमाउंट है वो रिलीज होगा तो एस्ट्रोजन का जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। ये सारी चीजें मैंने ध्यान देखनी। अभी तक कहीं प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज नहीं हो रहा, तो प्रोजेस्ट्रॉन का जो यहाँ पे ग्राफ है वो सीधा स्ट्रेट है। क्या होता है, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को। ठीक है, और ये जब नेगेटिव फीडबैक देगा तो अब एफएसएच का जो अमाउंट है वो कम होने लगेगा, एलएच का अमाउंट भी कम होने लगेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। इसी के साथ ये ध्यान दो, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। अब ध्यान दो, एस्ट्रोजन जैसे रिलीज होता है, ये देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, फिर जैसे सेकेंडरी फॉलिकल बनी तो एस्ट्रोजन और रिलीज होने लगेगा। एंडोमेट्रियम जो है वो यहाँ तक फ्रूट रही थी, 3 से 7 दिन तक फ्रूट रही थी। 3 से 7 दिन बाद जब एस्ट्रोजन जो है अच्छी मात्रा में रिलीज होने लग गया है, अब एंडोमेट्रियम भी तो यहाँ पे बनने लगे, तो चेंजेस साथ साथ देखने हैं। एफएसएच, एलएच, फॉलिकल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंडोमेट्रियम, सभी को हमने साथ साथ देखना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में सिर्फ एफएसएच, एलएच का अमाउंट बढ़ रहा है और फॉलिकल्स, यहाँ फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है। लगभग लगभग 3 से 7 दिन बाद वैसे एस्ट्रोजन है रिलीज होने लगा, एस्ट्रोजन रिलीज होने लगेगा तो इसका जो अमाउंट है वो बढ़ने लगेगा। एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को बनाने लगता है फिर। ठीक है, अब ये एंडोमेट्रियम को बनाने लगेगा आफ्टर 7 डेज। ये फॉलिकुलर फेज है, क्योंकि फॉलिकल्स यहाँ पे क्या हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है। अब ऐसे क्या ये नेगेटिव फीडबैक देता है, जब एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा रिलीज होता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है, तो एफएसएच और एलएच का अमाउंट क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। और एस्ट्रोजन जो है वो लगातार क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम को बना रहा है। अब क्या होता है, एक जैसे ही यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल्स बनती हैं, एलएच में एक बहुत बड़ा सर्ज आता है, एलएच का अमाउंट एकदम से बढ़ जाता है और एफएसएच का अमाउंट भी बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एलएच ज्यादा है, एफएसएच कम है कंपैरेटिवली। जैसे ही एलएच का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि एलएच के फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मतलब होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है। कैसे, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होकर के ओवम रिलीज हो जाएगा, रेस्ट पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। ठीक है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अब ये तो क्या है, आपका ओवम है, ये गैमीट है। इसमें आपने कहा कि जोना पैलिसिडा, कोरोना रेडियाटा है। ठीक है, और ये ग्राफियन फॉलिकल है। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों को रिलीज कर दी, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन को ज्यादा रिलीज करेगी। अब देखो जो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे क्या था, एक स्ट्रेट था, इसका जो ग्राफ था वो एकदम से यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन भी यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे ज्यादा रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, देखो एस्ट्रोजन तो एंडोमेट्रियम को बना रहा है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ भी करेगा, उसको मेंटेन भी रखेगा। और अभी एंडोमेट्रियम यहाँ पे क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिक्रीट यहाँ पे करेगा, ग्लाइकोजन को। ठीक है, जो यहाँ पे आने वाला एम्ब्रियो होगा उसके लिए ग्लाइकोजन सिक्रीट करने लगेगी। 14 दिन तक जैसे ओवम रिलीज होता है, ओवम की जो एज होती है वो 24 आवर्स होती है, 24 घंटे होती है। जैसे ओव्यूलेशन हुआ तब से लेकर के 24 घंटे के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ठीक है, प्रेगनेंसी यहाँ पे हो जाती है। अगर यहाँ पे 24 घंटे तक भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा कि जो कार्पस ल्यूटियम है ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये छोटा होने लगता है या इसकी डेथ होने लग जाती है। और देखो
क्या क्या चीजें हो रही है, इसकी डेथ कैसे होती है। देखो जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे, ये देखो ये जो ग्राफ बता रहे हैं, वैसे ये नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देते हैं LHFSH को, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। अब ये LHFSH को यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बनाए रख रहा है, LH बनाए रख रहा है। ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो LH का अमाउंट एकदम से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते गिरते 14 दिन तक क्या होता है, देखो जो अमाउंट है वो धीरे धीरे नीचे गिरता रहेगा, LH का जो सिक्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। 14वें दिन LH का अमाउंट इतना कम हो जाता है कि वो अब कॉर्पस ल्यूटियम को और मेंटेन नहीं कर सकता है, और फाइनली 14 दिन या 14वें दिन में कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो जाती है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ होगी, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम ही तो कर रहा है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ होती है, आप देखेंगे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो लेवल है एकदम से डाउन हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रख रहे हैं और अब उनका अमाउंट एकदम से डाउन हो गया है, तो अब एंडोमेट्रियम यहाँ पे फिर टूटने लगती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। ये ग्राफ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे भी आपसे आगे भी पूछा जाता है। और अगर यहाँ तक की चीज आपको क्लियर है तो आगे की चीजें आपको बहुत इजी लगेंगी समझने के लिए। इसीलिए हम यहाँ पर फिर से टाइम लेकर के इन चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ तक अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आगे देखो, ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है और हमने बात की है यहाँ पे मीनार क्या होता है और मेनोपॉज क्या होता है। जो किशोर अवस्था है उसमें सबसे पहला जो मेंस्ट्रुएशन है उसको हम मीनार कहते हैं, जो फर्स्ट होता है लाइफ का फर्स्ट। और जो यहाँ पर आपने कहा मीनार जो है यहाँ पे 11 से 13 वर्ष की उम्र के बीच में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है दैट इज नोन एज मीनार। 45 से 50 वर्ष की उम्र में जो लास्ट यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन आता है, ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है मीनार, ठीक है। आपने कहा कि 11 से 13 वर्ष की उम्र में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा उसको हम मेनार्क कहेंगे, और 45 से 50 वर्ष की उम्र में जो लास्ट यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होगा उसको हम मेनोपॉज नाम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने कहा मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फॉर अ ह्यूमन फीमेल दैट बिगिन एट अ प्यूबर्टी। The actual age for menarche generally differ from person to person. The first menstruation is a signal of a beginning of reproductive age in female, ठीक है। तो आपने कहा कि जो यहाँ पे मेनार्क की एज होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग पर्सन में, मोस्टली 11 से 13 वर्ष की उम्र में होती है, किसी में 11, 12 या 13 वर्ष की उम्र में होती है। मेनोपॉज क्या, मेनोपॉज इज डिफाइंड एज अ परमानेंट ceasing of the menstrual cycle. In female, it occurs due to the deletion of oocyte and a loss of ability of ovary to produce estrogen as a result of aging. Menopause, the average age of menopause is between 45 to 50 years and it varies from person to person. अच्छा, मेनोपॉज क्यों होता है, क्योंकि आपने कहा कि जो यहाँ पे oocyte उनका फॉर्मेशन बंद हो जाता है, क्योंकि ओवरी जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना बंद कर देती है, किसके कारण, एजिंग के कारण, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो हार्मोन्स है वो रिलीज होना यहाँ पे कम कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, आपने कहा मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ये आपको देखने की किस फेज में क्या क्या चीजें हो रही है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, बताओ, ठीक है। देखो एक बार, यही तो फेजेस हमने पढ़े हैं। अब आपको करना क्या है, आपको करना है क्या, होमवर्क आपके लिए क्या है, ये फेजेस पहले नोट करो और इन फेजेस के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाओ। आपको क्या क्या दिखाना है, LH FSH को दिखाना है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को दिखाना है यहाँ पे, और इसके साथ साथ आपने देखना है कि फॉलिकल्स और एंडोमेट्रियम पे इन सबका क्या असर पड़ता है। 4 फेजेस हमने पढ़ी है, मेंस्ट्रुअल फेज है, फॉलिकुलर फेज है, ओव्यूलेशन है, ल्यूटियल फेज है। किस फेज में हार्मोन के सिक्रेशन का क्या यहाँ पे ग्राफ रहता है, क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपको देखना है। चलो नोट करो, बिना देखे, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने उस ग्राफ को कितना समझा है। नोट करना एक बार। चलिए, तो क्लास यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और हम फर्टिलाइजेशन जो नेक्स्ट फेज आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।